हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए, जिसे आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं, इसकी परीक्षा के लिए हमने संधान बैच प्रारंभ किया था, जिसमें घटना चक्र की पूर्वावलोकन के प्रश्नों का यहाँ पे व्याख्या की जाती है। अभी हमने इतिहास की श्रृंखला प्रारंभ की हुई है, इतिहास के प्रश्नों की। उसमें हमने मध्यकालीन भारत का प्रारंभ किया है। एंशिएंट की कुछ चीजें हो चुकी हैं, प्राचीन भारत की। और मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत है। सल्तनत वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं विगत परीक्षाओं में, या जिनके आने की संभावना है, उन प्रश्नों को उनकी व्याख्या के साथ हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? यह थीम अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा। थीम बदलने का प्रयास करेंगे। यह एक केवल प्रोटोटाइप है, हमने सोचा देखते हैं कुछ बदल के, उसके बाद आप लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? यहां पर हमारे पास चार विकल्प दिए हुए होते हैं। इन चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प होता है, जिसका आपको चयन करना होता है। उसके बाद हम इसके डिटेल को आपको आगे बताते हैं। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुआ, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे और उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उक्त होगा, ऐसा इनका मानना है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर बलबन? तो यहां पर चार विकल्प हैं, चारों में एक सही है। कमेंट करके बताइए फटाफट। यह जो पूर्वत लिखा है यहां पे, इसका मतलब है कि जो पीछे की व्याख्या है आपने यहां पर देखा, इसकी व्याख्या में ही उसका उत्तर छिपा हुआ है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन एज द लाख बख्श? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? कौन जाना जाता है इस नाम से? सही विकल्प का आप चुनाव करिए। सही विकल्प यहां क्या होगा? अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा जाता था। फरिश्ता एक लेखक रहता है, वो कहता है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था, स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ज्ञातव्य है कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, किंतु यहां पे हम प्रश्नानुसार उस चीज को देखेंगे, प्रश्न जो पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज लाहौर, अजमेर, दिल्ली, लखनौती। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की। 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उसके साम्राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? उसने एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर हत्या कर दी। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हुई। बुंदेलखंड के किले कालेंजर को घेरा डालते समय उसे चोट लगी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई।
चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई। सही विकल्प यहाँ क्या होगा? सही विकल्प पांचवा है डी, चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय, जिसे आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल है, घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। इज ए कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ सल्तनत? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या मोइजुद्दीन गौरी। सही विकल्प यहां पे क्या होगा? सही विकल्प यहां भाव होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? किसने किया? हु वाज द फर्स्ट सुल्तान हु issued Sultan of Delhi who issued regular coins and declared Delhi as a capital of his empire? नासिरुद्दीन मोहम्मद, इल्तुतमिश, बलबन या फिर आराम शाह। सही विकल्प क्या होगा आपका? इल्तुतमिश। व्याख्या हमने जो पूर्व प्रश्न देखा है उसकी डिटेल को आप देख सकते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बलबन। सही विकल्प क्या होगा यहाँ? इल्तुतमिश। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन पुष्टि उसके सारे क्षेत्र में कर दी और जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूती की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर इसको जो है आप पढ़ सकते हैं रोक के। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम। रजिया, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन, बलबन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यह बिहार टाइप का प्रश्न है, बीपीएससी में इस तरह के आपके प्रश्न पूछा जाता है, तो उस तरह का प्रश्न है, बट आप यहाँ इसे कर सकते हैं अटेंड। तो अटेम्प्ट करने के बाद सही विकल्प आप क्या चुनेंगे? यहाँ नासिरुद्दीन, विकल्प सी। इल्तुतमिश के काल में 1229 में ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का भाग बन गया। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? गुलामों का गुलाम। हु वाज कॉल्ड द स्लेव ऑफ स्लेव्स? किसे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था मोहम्मद गोरी को, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। सही विकल्प क्या होगा इसमें? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ राइवल ऑफ इल्तुतमिश? ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान या मलिक अल्तूनिया। इनमें से कौन नहीं था? सही विकल्प है मलिक अल्तूनिया। मलिक अल्तूनिया इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदियों में गजनी में ताजुद्दीन यल्दौज, सिंध में नासिरुद्दीन कुबाचा, लखनौती में अली मर्दान,
अली मर्दान को 13वीं शताब्दी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात अपने आप को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? मंगोल इन्वेडर जंगीज खां केम टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या ऐबक? सही विकल्प इसका क्या होगा? सही विकल्प होगा बलबन। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप के रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी तक पहुंचा था। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगरबनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसे कोई सहायता नहीं की। जब मंगरबनी 1224 में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। चंगेज खां का मूल नाम था चंगेज खान। ओरिजिनल नेम वाज क्या था? सही विकल्प कौन सा इसमें होगा? खासुल खान, तेमुचीन, एसुगई या ओगदी? सही विकल्प क्या होगा यहाँ पे? तेमुचीन सही नाम था। चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसे मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खां का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम तेमुजीन या तेमुचीन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट वाइज प्रश्न यूपीपीसीएस में बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, यूपीपीएससी में और आरओ में तो इस तरह के प्रश्न जरूर आएंगे। इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा। तीनों स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट कौन सा है? कूट के द्वारा उत्तर चुनना है। एक भी सही हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, या तीनों, या एक भी नहीं। तो इसमें सही विकल्प होगा विकल्प ए सही, अर्थात केवल एक। इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा। अतः कथन सत्य है। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद था, न कि मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। 1498 में पुर्तगाल का यात्री वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। उस समय विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। किसको किया था? ऐवाज, अली मर्दान, नासिरुद्दीन मोहम्मद, मलिक जानी। सही विकल्प आपका क्या होगा यहाँ पे? मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तिलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसे रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? Which sultan of Delhi is said to have adopted the policy of blood and iron? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? सही विकल्प इसका क्या होगा? विकल्प बी बलबन। बलबन के बारे में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत एक खुदाई है, उसके स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण सरदारों को उसके कार्यों पर आलोचना करने का अधिकार नहीं है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कैसी उपाधि? कौन सी? आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन एज्यूम्ड अ ग्रैंड टाइटल। ग्रैंड टाइटल कौन सा? तूतीय हिंद, कैसरे हिंद,
जिल्ले इलाही या फिर दीने इलाही? सही विकल्प क्या होगा यहाँ? सही विकल्प होगा जिल्ले इलाही। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। उसका अनुकरण करते हुए राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिसे जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। निम्नलिखित में किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? सही विकल्प यहां क्या होगा? हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द फेमस पर्सियन फेस्टिवल नौरोज इन इंडिया? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या फिर अलाउद्दीन खलजी? किसने शुरू कराया था ये चीजें? तो यह कराया था बलबन ने। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए, उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे। उसने कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, भूमि पर लेट कर अभिवादन, पाबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना की प्रथा प्रारंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शान शौकत से मनाने की प्रथा प्रारंभ की। निम्नलिखित में कौन सा कथन बलबन से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ऐसे प्रश्नों सामान्यतः गलत हो जाते हैं। Which of following statement is not correct regarding बलबन? उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। उसने तुर्काने चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो कौन सा कार्य नहीं किया था उसने? उसने विकल्प यहां आपका बी सही है, इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ उसने नहीं किया था। ये कह रहा है ही इंट्रोड्यूस द मोनोपोली सिस्टम। बलबन वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने उसे अलूग खां की उपाधि प्रदान की। जिल्ले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण कर ली। उसका शासनकाल 1266 से 86 तक चला। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई बोला। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्काने चहलगामी को समाप्त कर दिया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में हुआ, बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने किया। बलबन ने दबाया विद्रोह को और मृत्यु दंड दिया उसे। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारा, ये देखते हैं। सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपना शिलालेख में स्वयं को खलीफा कहा, खलीफा का सहायक कहा? किसमें कहा गया? Who among the following sultan has called himself assistant of Khalifa in his inscriptions on the wall of the mosque of गढ़मुक्तेश्वर? बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प होगा बलबन ने। यहां सही विकल्प होगा बलबन ने। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया। तो दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। लगे रहिए, तैयारी करते रहिए अच्छे से। शुभकामना और धन्यवाद।